हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सेल इंजरी के बारे में। तो गाइस, इसके पीछे का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि होम्योस्टेसिस के बारे में, होम्योस्टेसिस क्या होता है एंड इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो गाइस, आप वो भी लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो गाइस आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कि सेल इंजरी क्या होती है? सेल इंजरी इज अ कंडीशन इन विच ए सेल कैन नॉट मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ड्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सेल इंजरी, सेल तो आप लोग जानते हैं इंजरी का मतलब हो गया कोई भी हार्मफुल, मतलब कोई भी जैसे सेल में हमारा इंजरी हो गई है, जैसे कि सेल मतलब कट गई है या मतलब से सेल की डेथ हो गई है। जैसे मान लें कि सबसे सेल में कोई भी इंजरी हो गई है, उसे कहते हैं सेल इंजरी। तो जो ही यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डैमेज दैट अकर इन अ सेल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू हार्मफुल स्टिमुलाई बियॉन्ड इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल में कोई भी इंजरी होती है उसी को कहते हैं हम सेल इंजरी। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई भी इसके डैमेज हो जाते हैं, और इसमें कहने का मतलब हुआ जैसे कि इस कोई हार्मफुल सब स्टिमुलाई हो जाते हैं उसमें मतलब उससे अफेक्ट करने लगते हैं, उसी से हमारे सेल इंजरी हो जाती है, उसी को कहते हैं हम सेल इंजरी। तो भाई बात करते हैं इसके जैसे सेल इंजरी के क्या क्या वे हैं, किस रास्तों से हमारे सेल इंजरी हो सकती है। तो बस यहाँ बात करते हैं, हमारा नंबर 1 पर आता है सेलुलर एडाप्टेशन, नंबर दो पर आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एंड नंबर 3 पर आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी बोले तो कि जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रेस, मतलब सेल जो इंजरी होगी वो हमारे स्ट्रेस से ही तो होगी। जैसे कि हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी का कहने का मतलब हुआ जैसे कि हमारी कोई सेल है उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारी सेल जो होती है हमारी फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे कि बात करें इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलें तो जैसे कि कोई भी हमारा सेल जो है उस पर हमारा हार्ड स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, यानी कि मतलब जैसे मोर अमाउंट में स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, देन आफ्टर मतलब उसको रिमूव नहीं किया, तो उसी से हमारी सेल क्या होती है, मतलब सेल की डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर एडॉप्टेशन के बारे में कि सेलुलर एडॉप्टेशन क्या होता है। इट मीन्स द वे ऑफ सेल एडजस्टेड अथवा चेंजेज इट सेल्फ। इसके मतलब इसका कहने का मतलब हो गया इसमें जो है सेल जो है वो अपने को एडजस्ट करती है उसमें अथवा अपने चेंजेस करती है, मतलब खुद से ही इसमें चेंजेस करती है। एक तरीके से बोलें तो ये मतलब सेलुलर एडॉप्टेशन जो होगा इसमें रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं। जैसे कि बात करते हैं सेलुलर एडॉप्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंजेज इन द साइज नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अथवा इंजरी विच हेल्प द सेल सर्वाइव। जैसे कि हमारे सेल को मतलब सर्वाइव जिंदा जीवित रहने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, उसमें सेलुलर एडाप्टेशन के थ्रू जो हमारी सेल होती है वो उसमें अपने चेंजेस करती है। जैसे एग्जांपल बोलें तो इसमें हमारा एग्जांपल होता है एट्रोपी हो गया, हाइपरट्रोपी हो गया, हाइपरप्लेसिया हो गया एंड मेटाप्लेसिया हो गया एंड डिस्प्लेसिया हो गया। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इनको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो गाइस इसके बारे में बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इन दिस कंडीशन सेल नेवर बैक इन नॉर्मल कंडीशन एंड लीड टू सेल डेथ। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेल है उस पर मतलब मोर स्ट्रेस ऐसा हाई स्ट्रेस मतलब अप्लाई कर दिया, तो उसके थ्रू जो हमारी सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कभी भी मतलब नेवर बैक इन नॉर्मल कंडीशन, वो हमारे नॉर्मल कंडीशन में कभी भी बैक नहीं आ सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल बोलें तो एपोप्टोसिस हो गया एंड नेक्रोसिस हो गया। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलें तो इट इज़ द कंडीशन व्हेन माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सेल एंड सेल बैक इट्स नॉर्मल कंडीशन इफ़ स्ट्रेस इज रिमूव्ड। जैसे कि बोलें तो हमारे सेल पे कोई भी मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम उसको मतलब स्ट्रेस जो है उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारी सेल जो है हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो गाइस बात करते हैं केजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में कि सेल इंजरी के केजेज क्या होते हैं। केजेज ऑफ सेल इंजरी, द केजेज फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी आर सिमिलर। जैसे कि यहाँ पर बोले तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के केजेज जो हैं वो हमारे सेम होते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला डिस्कस करते हैं यहाँ पर हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। दूसरा है हमारा फिजिकल एजेंट्स, तीसरा हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स,
चौथा है हमारा केमिकल्स एंड ड्रग्स, एंड हमारा लास्ट में फिफ्थ में आता है माइक्रोबियल एजेंट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट्स बैलेंस बोले तो ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस बोल सकते हैं इसको। तो गाइस बात करते हैं हमारा पहला हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। तो हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया बोले तो दोनों में ही जो हमारा होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि हाइपोक्सिया मतलब हाइपो इसको मतलब वर्ड को ब्रेक करें तो हाइपो एंड ऑक्सिया। तो हाइपो मतलब होता है कम, यानी कि लेस अमाउंट में। तो ऑक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की कमी होती है उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। जैसे हाइपोक्सिया यहाँ पर बोलें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केजेज ऑफ सेल इंजरी। जो हमारा सेल इंजरी का केजेज होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केजेज होता है हाइपोक्सिया। यानी कि बोले तो हाइपोक्सिया से हमारा जो सेल को मतलब जो प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो हमारा सेल कैसे ग्रोथ करी। तो इसी को यही को हमारा हो गया सेल इंजरी का प्रॉपर मतलब कॉमन केजेज हो गया सेल इंजरी का। जैसे कि यहाँ बोलें तो हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी अथवा सेल, कि हमारी बॉडी में तो सेल में जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो हमारी कम हो जाएगी, तो उसी के थ्रू हमारी सेल की डेथ हो जाती है अथवा सेल में इंजरी पैदा हो सकती है, उसे कहते हैं हमारे सेल इंजरी। जैसे कि यहाँ बोलें तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उसके लिए हमारी ऑक्सीजन जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एंड जनरेट ऑफ एनर्जी थ्रू एटीपी, जैसे कि एनर्जी अथवा एटीपी को जनरेट करने के लिए हमारी ऑक्सीजन भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से बोलते हैं हमारी जो ऑक्सीजन है हमारे में नहीं मिलेगी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में जो होता है कि हमारी ऑक्सीजन बॉडी को पर्याप्त नहीं मिल पाएगी तो हमारी जो सेल होती हैं वो तुम्हारी डैमेज हो जाएंगी अथवा सेल की डेथ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ बोलें तो इस्कीमिया क्या होता है कि इस्कीमिया इज द कंडीशन ऑफ लो सप्लाई ऑफ ब्लड। अगर हमारे ब्लड की सप्लाई लो होगी तो जैसे ब्लड के थ्रू तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, तो जब ब्लड की सप्लाई लो होगी तो हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई में मतलब नहीं हो पाएगी, तो उसी से हमारा जो होता है सेल इंजरी कॉज हो जाती है। तो विच लीड टू हाइपोक्सिया, जैसे हाइपोक्सिया से मतलब मैंने तो यहाँ कहे तो हाइपोक्सिया हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, देखिए ब्लड मतलब ऑक्सीजन जो है कि जो मतलब ऑक्सीजन जो होती है ट्रांसपोर्टेड होती है थ्रू द ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड फैक्टर की बात करें जो हमारा होता है सेकंड केजेस के बारे में, फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे सेल मतलब सोल या मतलब हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ मतलब फिजिकली अटैक करती है तो उसे कहते हैं फिजिकल एजेंट कहते हैं। यानी कि इससे कोई भी बॉडी मतलब हमारी बॉडी पर कोई भी मतलब फिजिकली जो मतलब चीज़ हो गई वो हमारी बॉडी पर मतलब अटैक करेगी तो उसी को कहते हैं फिजिकली एजेंट। जैसे कि हमारी हीट हो गई तो हीट मतलब हमारी बॉडी में अगर हम जैसे कि हाथ यहाँ पर है, जैसे हाथ में यहाँ पर हीट को मतलब कराएंगे तो जैसे हीट से हमारी जो बॉडी है ऐसे यहाँ पे इसकी सेल जो है हमारी डैमेज हो जाएंगी, अथवा कोल्ड से भी हमारी सेल डैमेज हो सकती हैं, अथवा इलेक्ट्रिसिटी से करंट लग गया उससे करंट से भी हमारी सेल जो होते हैं डैमेज हो सकती हैं, तो उसी कहते हैं फिजिकल एजेंट्स होते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में आप लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यूनोलॉजिकल जो एजेंट्स जो होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स आर हार्मफुल इम्यून रिएक्शन दैट केज सेल इंजरी। जैसे कि हमारे अगर इम्यून सिस्टम के लिए हार्मफुल होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे की सेल इंजरी को केज करेंगे। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई अथवा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे केमिकल्स एंड ड्रग्स के बारे में, कि हमारे जो सम केमिकल जैसे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में सेल की इंजरी केज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस केमिकल्स एंड ड्रग्स में केज सेल इंजरी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बोले तो केमिकल्स एंड पॉइजन सब्सटेंस जैसे कि साइनाइड हो गया, ये हमारी बॉडी में जैसे कि अगर इसको हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो हमारी बॉडी की मतलब सेल की डेथ हो सकती है, तो हमारी भी डेथ हो सकती है। तो इसी को मतलब जैसे पर्याप्त अमाउंट में लेना चाहिए, मतलब पहले तो लेना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर बात करें हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है ज़्यादा हो सकता है तो उससे भी हमारी सेल इंजरी हो सकती है। जो ड्रग कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो अगर उसकी अगर ओवरडोज हो गई तो उससे भी हमारी सेल इंजरी हो सकती है, सेल की डेथ हो सकती है। और बात करें ग्लूकोज अथवा साल्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, जैसे ग्लूकोज एंड साल्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट आता है उसकी बात करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं।
वेरियस माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एटसेट्रा। जब वेरियस माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे सेल पे अटैक करते हैं तो उसके थ्रू जो हमारी सेल इंजरी होती है कैच हो सकती है। जैसे कि बोले तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फंगाई हो गई, तो उसके थ्रू हमारी सेल इंजरी कैच हो सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? वेरियस मेंटल डिसऑर्डर सच एज एल्कोहलिज्म। जैसे कि कोई भी पर्सन हो गया ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उसे मतलब साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे देखते नहीं है कि कोई भी मतलब ज़्यादा व्यक्ति हो गया तो उसे नशा हो जाता है, तो उसके थ्रू ही नशा हो जाता है, तो मतलब इधर उधर गिरने लगता है, तो गिरने के थ्रू भी हमारी जो होती हैं सेल होती हैं डैमेज हो जा सकती हैं। जैसे कि ड्रग एडिक्शन एंड स्मोकिंग, तो मतलब वो स्मोक करता है, उस स्मोक से भी नशा होता है, उसके थ्रू जी हमारा भी होता है कि जो सेल होती हैं उसमें डैमेज हो जाने लगती हैं, तो उसी को कहते हैं सेल इंजरी। तो केजेज डिजीज इन लीवर डैमेज, इससे से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। कोई मतलब ज़्यादा कोई भी पर्सन हो गया ज़्यादा मतलब स्मोकिंग करता है अथवा मतलब अल्कोहल लेता है तो उसके थ्रू हमारा लीवर डैमेज हो सकता है अथवा लंग्स कैंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के बारे में। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज आइदर एक्सेस अथवा डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, कि हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं तो इनकी कमी हो जाए या तो मतलब एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो उसके थ्रू भी हमारी जो है सेल इंजरी केज हो सकती है। ये सो इट लीड टू इम्पेयर्ड सेलुलर फंक्शन एंड सेल इंजरी, तो उसके थ्रू भी हमारी सेल इंजरी केज हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल इंजरी क्या होती है एंड सेल इंजरी के क्या केजेज हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या हो सकती है। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।